नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। एक 140 करोड़ भारतीयों में से किस्मत वाले 20 लोग जो करेंगे रामलला की पूजा, देनी पड़ी इतनी कठिन परीक्षा। तालिबान से डर की दर्द भरी दास्तान, दिल्ली में बंद हुआ अफगान दूतावास। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से दिल्ली कितनी दूर, देश भर के मौसम का हाल भी जान लीजिए। रहस्यमयी निमोनिया पर चीन ने दिया WHO को जवाब, बताया क्यों बीमार हो रहे बच्चे, ये संक्रमण कितना बड़ा खतरा। सऊदी, जॉर्डन, भारत क्यों आ रहे मुस्लिम और अरब देशों के मंत्री, गाजा पर दोस्त की बात मानेगा इजराइल। अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर के लिए पुजारियों का सिलेक्शन किया जा रहा है, उनमें कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और उनमें क्या क्या खासियत देखी जा रही है, आइए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला को विराजमान करने की तैयारियां जिस जोरों पर है, ठीक उसी तरह रामलला के लिए नए पुजारियों का चयन भी तेजी से चल रहा है। अयोध्या में पीले और भगवा रंग के कुर्ते में 2 युवा दिखे। ये दोनों उन 3000 लोगों में से है जिन्होंने राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए आवेदन दिया था। पीले रंग का कुर्ता पहने अभ्यर्थी सोनू कुमार शुक्ल और भगवा रंग के कुर्ते में आचार्य शिवानंद मिश्र नजर आए। दोनों की उम्र 27 साल है। ये दोनों ही अभ्यर्थी उन 270 लोगों में से है जिन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और खास बात यह है कि इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। आचार्य शिवानंद मिश्रा ने कहा कि शुरू से अयोध्या में वो रहे हैं, पीढ़ी से यही है। मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, संध्या के बारे में पूछा था। संध्या सुबह शाम जाने अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित होती है। ब्राह्मणों के लिए विशेष संध्या का नियम है। 3 दिन तक संध्या नहीं करने पर वह सदा के लिए अपवित्र हो जाता है। संकल्प प्राणायाम के विशेष मंत्र होते हैं। वेद मंत्रों के प्रश्न हुए, कालिदास के श्लोक भी पूछे गए, कोर्स से संबंधित सवाल भी पूछे गए। रामलला की पूजा कैसे होगी, रामलला की आरती कैसे होगी, रामलला को भोग कैसे लगाया जाएगा और रामलला को कब कैसे वस्त्र पहनाए जाएंगे, एक पुजारी के लिए ये सब जानना जरूरी है। अब तक रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास है। उनके साथ 4 और पुजारी है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि रामलला के पुजारियों की सूची में शिवानंद मिश्रा और सोनू कुमार शुक्ला जैसे नए चेहरे दिखे। राम मंदिर के पुजारी पद के लिए इंटरव्यू देने वाले सोनू कुमार शुक्ल ने बताया कि एक उत्तरीय वस्त्र में, इसी पोशाक में वो गए थे। सबसे पहले गए, इंटरव्यू लेने वाले जो थे उन्हें प्रणाम किया, सीट पर बैठे। संध्या से जुड़े प्रश्न पूछे गए। संध्या 3 तरह की होती है, प्रातः, मध्याह्न और साय। ब्राह्मणों को तीनों समय की संध्या करनी चाहिए। मंत्र बोलते हुए ये सब पूछा गया। सोनू शुक्ला और शिवानंद मिश्रा का अनुभव उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा जिनका इंटरव्यू होना अभी बाकी है, क्योंकि 28 नवंबर को आखिरी इंटरव्यू है। अब तक इंटरव्यू के लिए चुने गए 270 लोगों में से 150 का इंटरव्यू हो चुका है और 120 उम्मीदवारों को परीक्षा देनी है। इस जानकारी की पुष्टि के लिए अब हमें इस कहानी में आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण को शामिल करने की जरूरत पड़ गई है, जो खुद इंटरव्यू लेने वालों में शामिल है। आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने कहा कि जो चुने जाएंगे उन्हें अचर्ग बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन प्रशिक्षित प्रमाण पत्र पाए हुए लोगों से फिर चयन होगा। जितनी आवश्यकता होगी मंदिर को उतने अचर्ग का चयन होगा। जिनका चयन नहीं होगा वो अन्य जगह अचर्ग हो सकते हैं। अभी हमारे पास 270 लोगों की शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें 150 का साक्षात्कार किया गया है। कुछ लोग नहीं आ पाए। 28 नवंबर को एक और साक्षात्कार होगा। सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 28 नवंबर तक इंटरव्यू का काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद 270 में से कुल 20 उम्मीदवारों का चयन होगा और चयन के बाद उन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो रामलला की पूजा करने और कराने के योग्य बन सके। पहले चरण में 6 महीने के अभ्यास में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों तरह के अभ्यास कराए जाएंगे। मंदिर और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तय करेगा कि उन्हें कितने पुजारियों की जरूरत है। सैलरी वगैरह तीर्थ ट्रस्ट के अधिकार का विषय
विषय होगा। आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने बताया कि रामलला के पुजारी बनने के लिए आए आवेदनों में से 70 में से 80% उम्मीदवार युवा है। इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का होता है और इस दौरान इनसे 20 सवाल पूछे जाते हैं। कैंडिडेट कितना निष्ठा संपन्न है, वो कितने तैयार है प्रशिक्षण के लिए, उनका उच्चारण कैसा है, उनकी भाषा की समझ कैसी है, उनका स्वर कैसा है, उनकी दिनचर्या कैसी है, सुबह जागने और सोने का रूटीन कैसा है। बाल स्वरूप है रामलला, तो उनके वैभव की रक्षा करने के लिए वो क्या करेंगे, उन्हें कैसे तृप्त करेंगे। सिलेक्शन में पैमाने पर बात करते हुए पता लगा कि रामलला के पुजारी बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए आसान तो कतई नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले राम के देश में राम मंदिर के वो सौभाग्यशाली 20 पुजारी कौन होंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है कि रामलला के पुजारियों का वस्त्र क्या होगा। आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने बताया कि राम पीताम्बर कहलाते हैं, तो पुजारी पीले रंग के चौबंदी वस्त्र धारण करेंगे, सफेद धोती पहनेंगे। अभी तक की बातचीत में इस तरह की ही व्यवस्था है, लेकिन जब तक औपचारिक ना हो जाए तब तक नहीं कह सकते। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। इसके लिए अफगानिस्तान एम्बेसी इंडिया ने एक्स पर विस्तार से बताया है कि फैसला लेने के पीछे की वजह क्या है। तालिबान के इतिहास के बारे में हर कोई वाकिफ है। दिसंबर 2021 में किस तरह से वो काबुल की सड़कों पर आधम के और अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन यहाँ बात हम नई दिल्ली में अफगानी दूतावास के बंद किए जाने पर बात करेंगे। अफगान एम्बेसी ऑफ इंडिया के एक्स हैंडल से पोस्ट हुआ, जिसमें कहा गया कि दूतावास बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। उस पोस्ट में तालिबान का भी जिक्र है। आगे हम पोस्ट के जिक्र करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि अफगानी दूतावास के अधिकारी और कर्मचारी तालिबान से डर गए। सबसे पहले अफगानी दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर क्या लिखा है उसे समझने की जरूरत है। एक्स पर लिखा गया है कि कुछ लोग उसे अफगानिस्तान की आतंकी तनाव को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। कुछ लोग यह मान सकते हैं कि कुछ राजनयिकों ने अपना पाला बदला और वो तालिबान के साथ जा खड़े हुए, लेकिन फैसला अफगान नीतियों और नफा नुकसान के मद्देनजर किया गया है। हम इस बात का भरोसा देते हैं कि मिशन ने अपनी जिम्मेदारी को पारदर्शिता के साथ पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने के साथ ही साथ राजनयिक कोशिशों को पटरी से उतारने के प्रयास किए गए। हमारी कोशिशों को तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिकों का हवाला देकर बदनाम करने की कोशिश हुई। भारत में स्थित अफगानी दूतावास में अब कोई भी राजनयिक नहीं है। जो लोग एम्बेसी में काम कर रहे थे वो दूसरे देशों में जा चुके हैं। इस समय दूतावास में जो लोग भी है वो तालिबान द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं। अफगान गणराज्य के राजनयिक ने पूरे मिशन को भारतीय सरकार को सौंप दिया है। अब मिशन के भविष्य के बारे में फैसला भारत सरकार पर निर्भर करता है। या तो भारत उसे बंद कर दे या कोई और विकल्प का इंतजाम करे। हो सकता है कि भारत मिशन को तालिबान के ही हवाले कर दिया जाए। जिन राजनयिकों की नियुक्ति इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान ने की थी, अब वो अस्तित्व में नहीं है। आधिकारिक तौर पर अब मिशन से हमारा संबंध नहीं है। पिछले 27 महीनों में हमने बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन अब आगे का सफर बड़ा पाना मुश्किल है। यहाँ पर हम भारत सरकार से अपील करेंगे कि वियना कन्वेंशन के तहत दूतावास की गरिमा को बनाए रखे। भारत के साथ अफगानिस्तान का ऐतिहासिक संबंध रहा है। उन संबंधों को दोनों देश की तरफ से पुख्ता करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। देश की राजधानी दिल्ली अपनी सर्दी के लिए मशहूर है। जम्मू कश्मीर की शीतलहर चलने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चल रही है, वैसे वैसे दिल्ली में पारे का मीटर डाउन यानी सर्दी बढ़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने देश भर में मौसम का हाल बताया है, वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली में धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है। घरों में कंबल निकल आए हैं। स्वेटर और जैकेट वाली ठंड के दिन करीब आ गए हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने मिला है। मौसम विभाग यानी IMD से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह दिल्ली में इस सीजन में सबसे ज्यादा ठंड रही, क्योंकि पहली बार दिल्ली का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज हुआ है। गुरुवार को अधिकतम तापमान
26.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। आज भी यही ट्रेंड रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान सच साबित हुआ, क्योंकि 24 नवंबर से कोहरा देखने को मिला। कोहरे की शुरुआत होने से सुबह सवेरे विजिबिलिटी कम होने की खबरें आ रही है। आज भी अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से कम रह सकता है। आने वाले कुछ दिनों में 27 नवंबर से दिल्ली में बारिश के आसार है। ऐसे में बारिश होती है तो तापमान और गिरावट दर्ज कराएगा। बारिश से ठंड बढ़ेगी, लेकिन वायु प्रदूषण में कुछ सुधार जरूर हो सकता है। हालांकि स्वेटर और मफलर वाली ठंड आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। ये स्थिति दिसंबर के पहले हफ्ते में आने का अनुमान है। यूपी में आज सुबह कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की चादर घनी हो गई है। आज सुबह कई जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। आंकड़ों के मुताबिक लगातार 5वें दिन दिल्ली एनसीआर में AQI बढ़ रहा है। एक डाटा के मुताबिक दिल्ली का आज ओवरऑल AQI 388 दर्ज हुआ। नोएडा में भी हालत खराब है, जहां AQI 363 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। गुरुग्राम में आज सुबह 6 बजे AQI का आंकड़ा 321 रहा। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार रहा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में, खासकर दक्षिणी तट और रायलसीमा के हिस्सों में मंगलवार से अगले 2 दिन गरज के साथ बारिश हो सकती है। तटीय कोकण क्षेत्र और गोवा समेत महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 24 नवंबर से 27 नवंबर तक नमी वाली पछुआ हवाओं के कारण हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मुंबई में IMD के मौसम पूर्ण अनुमान के प्रभाग के प्रमुख अनुपम कश्यप के मुताबिक तेज पछुआ हवाओं के चलते कोकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। 24 से 27 नवंबर तक इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। WHO ने कहा है कि उत्तरी चीन में पिछले 3 वर्षों की तुलना में अक्टूबर के मध्य से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस बार यह स्पष्ट नहीं है कि ये चीनी अधिकारियों की ओर से पहले बताए गए श्वसन संक्रमण के मामले में वृद्धि है या ये अलग अलग मामलों से जुड़े हैं। WHO के लिए सार्वजनिक रूप से देशों से अधिक विस्तृत जानकारी मांगना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे अनुरोध आमतौर पर आंतरिक रूप से किए जाते हैं। चीन में बीते कुछ दिनों में तेजी से फैली निमोनिया जैसी रहस्यमय बीमारी ने दुनिया भर की चिंता में इजाफा कर दिया है। इस बीमारी के तेजी से फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिससे उत्तरी चीन में बड़े पैमाने पर बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। चीन के अस्पतालों में तेजी बढ़ती बच्चों की भीड़ को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से इस पर जवाब मांगा था। इसका जवाब चीन की ओर से दिया गया है। चीनी अधिकारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा है कि किसी नई बीमारी के संकेत उनके देश में नहीं मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से चीन से निमोनिया के मामलों में चिंताजनक वृद्धि के बारे में जानकारी देने का आधिकारिक अनुरोध किया गया था। इस पर चीन अधिकारियों ने कहा कि उनके देश में कोई असामान्य या नई बीमारी सामने नहीं आई है। WHO ने कहा कि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारियों ने 13 नवंबर को श्वसन संबंधित बीमारियों में वृद्धि की सूचना दी थी। उसके अनुसार आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि श्वसन संबंधित बीमारियों के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड-19 से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से संबंधित पाबंदियां हटा दी गई है। महामारी संबंधित प्रतिबंध हटाए जाने पर अन्य देश भी श्वसन संबंधित बीमारियां जैसे कि रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस का RSV के मामले में वृद्धि देखी गई है। WHO ने बताया कि उसने बृहस्पतिवार को चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें वह आंकड़े मुहैया कराए गए जिसका उसने अनुरोध किया था। आंकड़ों में अक्टूबर के बाद से जीवाणु संक्रमण, RSV, इन्फ्लुएंजा और सामान्य सर्दी वायरस समेत विभिन्न बीमारियों के कारण बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में वृद्धि देखी गई है। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि उनके देश में कोई असामान्य या नई बीमारी सामने नहीं आई है। इससे देश के अस्पतालों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ा है।
इस बीच चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बुधवार को सुझाव दिया कि हल्के लक्षण वाले बच्चे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों या सामान्य अस्पतालों के बाल रोग विभाग में जाए, क्योंकि बड़े अस्पतालों में भीड़ होती है और उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि वह बच्चों में संक्रामक रोग के मामलों पर करीबी नजर रखे हुए है। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच कुछ समय के लिए संघर्ष विराम हो गया है। इस बीच इस्लामिक देशों के विदेश मंत्री चीन, ब्रिटेन समेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के यहाँ दौरे पर है। सऊदी अरब, जॉर्डन समेत कई देशों के ये मंत्री भारत भी आने वाले हैं और आपको बताते हैं ये मंत्री कौन है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में अल्पकालिक संघर्ष विराम हो गया है। इजराइल और हमास दोनों ही आज कुछ बंधकों को रिहा भी करने जा रहे हैं। हमास और इजराइल में युद्ध के बीच खाड़ी के मुस्लिम देशों के मंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के दौरे पर निकले हैं। ये मंत्री चीन का दौरा कर चुके हैं और उनका भारत भी आने का प्लान है। इस प्रतिनिधिमंडल में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, जॉर्डन के डिप्टी पीएम ऐमान सफादी, मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शोक्रे और फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद उल मलिक शामिल है। ये मंत्री इस सप्ताह के अंत में दिल्ली आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा पश्चिमी एशिया में चल रहा संकट है। इन नेताओं का भारतीय विदेश मंत्री के साथ मिलने का प्लान है। इन सभी मंत्रियों का लक्ष्य है कि गाजा युद्ध में स्थायी सीज फायर कराया जाए। इसके अलावा मानवीय मदद को गाजा के लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों से अलग फिलिस्तीन देश के लिए समर्थन मांगना है। इस यात्रा की सफलता पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। इस दल का गठन इस्लामिक देश के संगठन OIC की बैठक में हुआ था। इस बैठक में इजराइल के उस दावे को खारिज किया गया है जिसमें वह कह रहा है कि उसे गाजा के आत्मरक्षा का अधिकार है। इससे पहले 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे और 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजराइल ने इसके जवाब में भीषण हमला शुरू किया जिसमें 14,000 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे गए। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक की शुरुआत मुस्लिम देशों के मंत्रियों ने चीन से की, जिससे कई विशेषज्ञ हैरान हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देशों के साथ चीन का तनाव चल रहा है। ऐसे में मुस्लिम देश क्या संदेश देना चाहता है? कई विशेषज्ञ तो इस दल के एजेंडे पर ही सवाल उठा रहे हैं। इजराइल में फ्रांस के पूर्व राजदूत गेरार्ड अरोद कहते हैं कि यह कूटनीति है। यह एक चर्चित रणनीति है कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो यह कोशिश करिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए। यह समय लेता है, यह दुनिया को दिखाता है कि हाँ, कुछ गतिविधियां हो रही है, लेकिन यह बेकार होता है। इस दल ने चीन के, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और ब्रिटेन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। उन्होंने बुधवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति से भी मिलकर उनका समर्थन मांगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अरब देशों का इतना प्रभाव नहीं है कि वे वैश्विक रुख को निर्धारित कर सके, इसलिए वे चाहते हैं कि चीन ज्यादा से ज्यादा मदद के लिए आगे आए। लेकिन इजराइल पर केवल अमेरिका का ही आवश्यक प्रभाव है, इसलिए मुस्लिम देश भारत की यात्रा करना चाहते हैं। भारत और इजराइल के बीच दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय पीएम मोदी ने हमास के हमले को आतंकी घटना करार दिया था। इजराइल को लेकर संयुक्त राष्ट्र में आए प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा है भारत। वही भारत ने फिलिस्तीन को भी कई टन मानवीय सहायता भेजी है। उन्हें उम्मीद है कि भारत की बात इजराइल मान सकता है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।